सोचिए एक सिचुएशन जहां एक स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच एक कॉन्स्टिट्यूशनल टग ऑफ वॉर चल रही हो और उस बीच सुप्रीम कोर्ट का एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच डिसाइड कर रहा हो कि क्या एक स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना ग्रीवांस लेकर आ भी सकती है या नहीं, और अगर हाँ तो किस आर्टिकल के अंदर। यही एग्जैक्टली हुआ रिसेंट की प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हियरिंग केस में, जब सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद चाहती है कि इस क्रूशियल सवाल पर क्लैरिटी मिले। अब कौन से सवाल का जवाब प्रेसिडेंट डिमांड कर रही है और कौन से सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट की 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने देने से मना किया था, चलिए देखते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट अभी एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सुन रही है जो आर्टिकल 143 के अंदर आती है। इसका प्राइमरी मुद्दा था कि क्या गवर्नर्स और प्रेसिडेंट के पास पेंडिंग बिल्स पर डिसीजन लेने के लिए फिक्स्ड टाइमलाइंस होनी चाहिए या नहीं। एक ऐसा मुद्दा जो फेडरलिज्म के कोर को डायरेक्टली टच करता है। लेकिन इसके बीच एक और सवाल उठ गया कि क्या स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट पिटिशन फाइल कर सकती है, वो भी आर्टिकल 32 के अंदर। इंटरेस्टिंगली ये है 14th क्वेश्चन ऑफ द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, जिसने सुप्रीम कोर्ट से सवाल किया कि डज द कॉन्स्टिट्यूशन बार एनी अदर जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स एक्सेप्ट बाय वे ऑफ अ सूट अंडर आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सिंपल शब्दों में ये एक टेक्निकल जुरिस्डिक्शनल सवाल था कि अगर एक स्टेट सेंटर के अगेंस्ट डिस्प्यूट लेकर आती है तो उसके पास रेमेडी आर्टिकल 131 है जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन देता है सुप्रीम कोर्ट को फेडरल डिस्प्यूट्स के लिए। लेकिन अगर स्टेट आर्टिकल 32 के अंदर आए तो क्या वो मेंटेनेबल है या नहीं। पहले लग रहा था कि कोर्ट इस मुद्दे को अभी साइड में रखेगी और बाद में डिसाइड करेगी, क्योंकि लास्ट हियरिंग्स में सीजेआई BR गवई एंड जस्टिस नरसिम्हा दोनों ने कहा कि इस स्पेसिफिक सवाल का आंसर देना अभी जरूरी नहीं है। जस्टिस नरसिम्हा ने भी रिमार्क दिया कि टेकिंग एन एक्सट्रीम व्यू कैन नॉट सर्व एज अ रीजन टू आर्ग्यू दैट द कोर्ट शुड टेक नो व्यू एट ऑल। और एसजी मेहता के इंसिस्टेंस पे कि वे इस मामले को अभी ओपन रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने इस क्वेश्चन का आंसर देने से मना कर दिया। लेकिन अब प्रेसिडेंट ने खुद इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि इस पे ओपिनियन लिया जाए, क्योंकि ये एक रिकरिंग इशू है जो बार बार उठता रहता है। एसजी तुषार मेहता ने अपने सबमिशंस में सुप्रीम कोर्ट को क्लियरली समझा दिया कि आई हैव टेकन इंस्ट्रक्शंस आउट ऑफ ऑल क्वेश्चंस। आई वाज टू टेक इंस्ट्रक्शंस ऑन 2 questions. A, whether a writ petition would lie at the behest of the state government under Article 32 to 26, and second, the scope and ambit of Article 361. The Honorable President would like your Lordship's opinion. There are reasons. An opinion is requested when a situation has arisen or is likely to arise. These are the contingencies upon which the Honorable President can seek the court's opinion. उन्होंने ये भी स्ट्रेस किया कि आर्टिकल 32 एक ऐसा रेमेडी है जो सिर्फ तब इन्वोक होता है जब किसी का फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो, लेकिन एक स्टेट गवर्नमेंट के पास फंडामेंटल राइट्स नहीं होते हैं। एसजी मेहता ने आर्ग्यू किया कि अ स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट एन एंटिटी व्हिच पोजेसेस फंडामेंटल राइट्स। Therefore, Article 32, which is invoked to see the protection of fundamental rights, cannot be invoked by a state government. उनके अकॉर्डिंग अगर स्टेट को यूनियन से कोई डिस्प्यूट है तो वो आर्टिकल 131 के अंदर ओरिजिनल सूट फाइल करे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने उसके लिए स्पेसिफिकली एक मैकेनिज्म प्रोवाइड किया है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो एसजी ने उठाया वो था स्टेट गवर्नमेंट्स का कॉमन आर्ग्यूमेंट कि हम अपने लोगों के राइट्स के लिए खड़े हो रहे हैं, इसलिए हम आर्टिकल 32 के अंदर आ सकते हैं। इस पर एसजी मेहता का जवाब एकदम कैटेगोरिकल था। The state cannot maintain such a writ petition by claiming that it was a repository of the rights of the people. The state as an entity does not possess any fundamental rights, and it cannot advance an argument that it was aggrieved by the violation of fundamental rights. यानी कि स्टेट अपने सिटीजन्स के शील्ड बन के आर्टिकल 32 में एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि उसके खुद के कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं होते और उन्हें दिए भी नहीं गए हैं। पर सवाल उठता है कि अगर स्टेट को प्रॉब्लम है गवर्नर से, तो क्या वो गवर्नर के अगेंस्ट रिट फाइल कर सकते हैं? तो एसजी का जवाब क्लियरली नो था। अब उन्होंने कहा कि a writ petition under Article 226 is not maintainable against the governor. By the very nature and functions of the office of the governor, a writ of mandamus cannot be sought against him. अब इसका मतलब
मतलब है कि गवर्नर की ऑफिस की जो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी है उसके अगेंस्ट डायरेक्ट मैंडेमस इशू करना अलाउड नहीं होगा। यहाँ पर बेंच ने काफी शार्प क्वेश्चंस रेज किए। सीजेआई बीआर गवई ने पूछा कि हाउ डज ही नॉट रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच entrust the authority to the governor. As per the Constituent Assembly debates, the governor is the vital link between the states and the center. एसजी ने जवाब दिया कि गवर्नर टेक्निकली यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, बल्कि वो अपनी फंक्शनिंग में स्टेट कैबिनेट के एड एंड एडवाइस पे एक्ट करता है। In most cases, state government appear and defend the governors on the constitutional scheme. Article 154 says the executive power of state vests with the governor. Article 155, governor is appointed on warrant by the president. He is not the same thing as the Union of India for the purpose of Article 131. It is for dispute between central government and states on issues of funds, etc. अब एसजी का स्टैंड क्लियर था, गवर्नर की पोजीशन अलग है और इसलिए डिस्प्यूट विद गवर्नर को ना तो आर्टिकल 32 में और ना ही आर्टिकल 131 में डायरेक्टली चैलेंज किया जा सकता है। अब एसजी का एक बड़ा पॉइंट ये भी था कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट एंड यूनियन को रिजॉल्व करने के लिए आर्टिकल 131 प्रोवाइड किया था। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि यूनियन के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वो ओरिजिनल सूट के थ्रू जा सकते हैं। इस आर्ग्यूमेंट से वो रीइंफोर्स कर रहे थे कि आर्टिकल 32 का मिसयूज अवॉइड किया जाए, वरना फेडरल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। बेंच और एसजी के बीच एक रिकरिंग थीम ये थी कि गवर्नर का एग्जैक्ट रोल क्या है। क्या वो सेंटर और स्टेट के बीच एक लिंक है या एक वॉल जो स्टेट के डेमोक्रेटिक डिसीजंस को डिले कर सकता है? अब सीजेआई बीआर गवई ने फिर से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स का रेफरेंस दिया, जहां एक्सप्लिसिटली कहा गया था कि गवर्नर को वाइटल लिंक के रूप में सोचा गया था। लेकिन एसजी का स्टैंड था कि गवर्नर यूनियन ऑफ इंडिया का एक्सटेंशन नहीं है। इस टेंशन ने पूरा हियरिंग एक ग्रिपिंग नैरेटिव में बदल दिया। एक तरफ स्टेट की डिमांड फॉर अकाउंटेबिलिटी, दूसरी तरफ यूनियन का इंसिस्टेंस ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज। एसजी के सबमिशंस खत्म होने के बाद सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से भी कहा कि वो अपने स्टेट से इंस्ट्रक्शंस लेंगे, क्योंकि आंध्र प्रदेश ने खुद आर्टिकल 32 के अंदर पिटिशंस फाइल की है जो अभी पेंडिंग है। यानी कि ये सिर्फ एक एकेडमिक डिबेट नहीं है, बल्कि रियल लाइफ इम्प्लीकेशंस वाले मैटर है, जहां स्टेट्स एक्टिवली अपने ग्रीवांसेस लेकर सुप्रीम कोर्ट आए हुए हैं। अगर इस पूरी डिबेट को जूम आउट करके देखें तो दो क्लियर पोजीशन सामने आती है। स्टेट्स स्टैंड, अगर गवर्नर्स और प्रेसिडेंट इंडेफिनिट डिले करते रहे तो फेडरलिज्म हॉलो हो जाता है। सेंटर स्टैंड, अगर आप गवर्नर को कंपेल करोगे तो आर्टिकल 361 डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी मीनिंगलेस बन जाएगी। ये याद रखना जरूरी है कि इससे पहले ही बेंच ने सब्सटेंटिव इशू पर क्लियर किया था कि वो एग्जामिन करेंगे कि क्या कोर्ट टाइमलाइंस फिक्स कर सकता है गवर्नर्स और प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए। अब जब एसजी ने इंसिस्ट किया है कि मेंटेनेबिलिटी का क्वेश्चन भी डिसाइड होना चाहिए, तो एक और लेयर कॉम्प्लेक्सिटी ऐड हो गई है। तो अब पिक्चर ये है कि सुप्रीम कोर्ट एक तरफ सब्सटेंटिव मुद्दा देख रहा है, गवर्नर्स और प्रेसिडेंट के डिलेस, और दूसरी तरफ एक फंडामेंटल प्रोसीजरल सवाल है कि क्या एक स्टेट सुप्रीम कोर्ट आ भी सकती है आर्टिकल 32 के थ्रू। एसजी मेहता ने जो स्टैंड लिया उसने क्लियर कर दिया कि सेंटर इस इशू को अवॉइड करना नहीं चाहता, बल्कि डायरेक्टली टैकल करना चाहता है। अब देखना ये होगा कि बेंच इस पे क्या ओपिनियन देता है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट सिर्फ एक स्टेट के लिए नहीं बल्कि पूरे फेडरल स्ट्रक्चर के लिए होगा। आखिर में ये एक सिंपल सी बात पे आकर अटकती है, कैन द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली हियर द वॉइस ऑफ अ स्टेट अगेंस्ट द यूनियन, और शुड द स्टेट ऑलवेज नॉक ऑन आर्टिकल 131 डोर? तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।